आज मैं एक छूटा हुआ टॉपिक जिसको हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए इतना आप जरूर माइंड में बैठा लीजिए कि कोई भी सिस्टम हो उसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं और रैंडम मोशन में रहते हैं। ये आपने छोटे क्लास से पढ़ा है। रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं, उन आपस में कोलिजन होता रहता है और उसमें जो पार्टिकल्स की संख्या होती है वो बहुत बड़ी होती है। और ऐसी बड़ी संख्या के लिए मैक्सवेल ने उनकी स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लॉ दिया है उससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है वो हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ताकि आप अपना सेल्फ स्टडी करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम स्पीड की वेलोसिटी की जगह स्पीड्स बोलेंगे। आप वैसे तो डिफरेंट स्पीड्स हैं, हम रेंज वही v और v प्लस dv के बीच में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है उन्हीं की बात करेंगे। किस रेंज में? v से लेके v प्लस dv। लेट अस कंसीडर ए जोन ऑफ सेल्स। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है पिछले वाले टॉपिक के बजाय। मतलब छोटे छोटे सेल बना के जोन का आइडिया हम दे चुके हैं और जोन के लिए हम जो प्रोजेक्ट करते हैं g से, है ना। तो लेट अस कंसीडर ए जोन ऑफ सेल्स दैट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने कुछ सेल्स को मिला के ग्रुप मान लिया। ग्रुप से g लेटर यूज किया है, ग्रुप ऑफ सेल्स से g लेटर इंट्रोड्यूस किया गया। इन द फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द रेंज इन स्पीड फ्रॉम v से लेके v प्लस dv। इफ gi रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन द जोन। gi क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। ये जो हम नंबर लेते हैं ni वगैरह, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं और gi है नंबर ऑफ सेल्स इन ए ग्रुप या जोन। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया इन आयत नंबर ऑफ सेल्स इन आयत जोन, आयत जोन। तो अब आप ये जान लीजिए कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। Ni इक्वल टू a gi आएगा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ये नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं, पहले से आप जानते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहां पर बीटा आप जानते ही हो क्या होता है, 1/kT के बराबर। अब थोड़ा सा हमको समझना है, एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड्स लाइंग बिटवीन v एंड v प्लस dv विल बी प्रोपोर्शनल टू dv। dv का रेंज अगर आप बढ़ाते जाओगे, छोटा रेंज होगा तो उसमें संख्या कम आएगी, बड़ा रेंज हो जाएगा तो बड़ी हो जाएगी। तो v में राइट ni को हम लिख सकते हैं nv dv। ये लिखने का फैशन आप पहले उपयोग कर चुके हैं। Where nv is known as the distribution function। nv को कह देते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए क्योंकि डेरिवेशन आपको नहीं करना है। इन सबके मतलब समझते चलिए जो फॉर्मूले इक्वेशन में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिगार्ड टू स्पीड्स, विद रिगार्ड टू फॉर्मूले आप जानते हैं और उसका मतलब भी जानते जाइए जो लेटर्स आप यूज करते हैं। एनवी है तो नंबर से रिलेटेड, लेकिन उसका फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिगार्ड टू स्पीड्स। क्लियर? अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ni की जगह पे nv dv लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखेंगे हम a gi e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो।
इन्होंने 3 लिया है क्योंकि इसको भी इन्होंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, इनकी मर्जी। हालांकि इसको इक्वेशन डालने का मतलब नहीं, वेयर लिख दिया जाता है P इक्वल टू 1/KT। अब दूसरी चीज हम लोग को जो पढ़नी है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक। हम GI को क्या कह सकते हैं? GI इक्वल टू हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द जोन, वॉल्यूम ऑफ द जोन, जो जोन आपने कंसीडर किया है इन फेज स्पेस, इन दी फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। कोई दिक्कत इसको समझने में? जो हमारा जोन हमने बनाया उसका टोटल वॉल्यूम ले लीजिए डिवाइडेड बाय एक सेल का वॉल्यूम, तो जो नंबर ग्रुप्स का है वो पता चल जाएगा GI। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जान सकते हो कि जो वॉल्यूम लिखने का भी तरीका आपको पता है क्या होता है, क्या होता है बताएंगे आप? 6 डायमेंशनल स्पेस आप कंसीडर करते हो, फेज स्पेस करते हो कि नहीं? इसमें आप क्या लिखते हो? dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz डिवाइडेड बाय dx, dy, dz। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये जो है, सॉरी, वन सेल को, ये नहीं, मैं कहाँ फंस गया, ये इसको हम नहीं लिखते नहीं, सीधा सीधा आपने पढ़ा है एक सेल के लिए dx, dy, dz, और ये सारी वैल्यूज की वैल्यू होती है dx इंटू dpx h होता है, dy dpy h होता है, तो ये h क्यूब होता है एक सेल का वॉल्यूम, डायरेक्टली रखा जाएगा। हाँ, वॉल्यूम जो हमारा जो ट्रेंड में चलता है इसका मतलब होता है dx, dy, dz, dy, dz, यही तो होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो v इंटू dpx, तीन बार लगाना, dpy, dpz डिवाइडेड बाई h। अब हमारा ये निकालना जरूरी हो गया है, इससे GI की वैल्यू निकल सकती है, निकल सकती है। तो मैं यहाँ पे ये मिटाई दे रहा हूँ क्योंकि हमको फाइनली तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ये वाले आप समझ चुके हो, तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जगह मिल जाएगी। अब आप देखिए इसमें, आपको मैंने कभी इसको पूरा डिराइव करना नहीं चाहते हैं। एक बार हमने आपको कहा था कि P रेडियस का एक स्फेरिकल वॉल्यूम इमेजिन करिए, एक्चुअल में तो मैग्नीट्यूड होता है मूवमेंट का, लेकिन अगर इमेजिन किया है, जबरदस्ती स्पेस की तरह हमने बनाया है, तो हमें उसका सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए, मोमेंटम स्पेस से निकालना पड़ेगा। तो जो हमने सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस होता है वो कितना होता है? और उसमें हम सिर्फ dp x, dp by dpz की मोटाई वाली जो 3 डायमेंशन में लेते हैं कि नहीं? तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जो आएगी dpx, dpy, dpz में पहले करा चुका हूं इसलिए यहां पर दोबारा नहीं करा रहा हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 4πp² इंटू dp। बताया है या नहीं? आप अगर पहले क्लास में आते रहे, जब हमने वो फेज स्पेस वगैरह समझाया था, 6 डायमेंशन की बात करी थी, तो इस चीज को हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। 4πp² dp निकलता है कि नहीं? तो GI की वैल्यू जो हमने लिखी हुई है वो v/h³ इंटू 4πp² dp हो जाएगा। क्या किसी को याद भी है कि नहीं?
ट्रिपल इंटीग्रेशन dpx dpy dpz, इसको रट लो, ऑब्जेक्टिव है पेपर, 4 पाई p स्क्वायर dp। आराम से कि कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल सेल एज्यूम करो dp मोटाई वाली, तो 4 पाई स्क्वायर उसका सरफेस एरिया और मोटाई dp हो गई, तो मोटाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीख लिया। अब जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है NVDP, तो इसमें आप a GI की जगह पे ये लिख दीजिए v, अब वो 4 पाई पहले लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, आप करिए 4 पाई लिखने में अच्छा तभी लगेगा, जैसे इन्होंने लिखा है 4 पाई AV अपॉन H2 4 पाई V P स्क्वायर dp अपॉन H2, इस तरीके से हो गया। V पहले से मौजूद था, हमने उसको अंदर ठूस दिया, पहले भी लिख सकते थे। अब ये तो हुआ GI की वैल्यू। अगर हम A की वैल्यू भी लिखते हैं तो इसमें हम 4a पाई इस तरीके से लिख दिया, ये पाई है ध्यान रखिएगा, और AGI हो गया, और e टू द पावर माइनस बीटा, और एप्सिलॉन आई को आप क्या जानते हो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और आयत आपने कंसीडर किया तो vi स्क्वायर लिखोगे, तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा हाफ mvi स्क्वायर, और बीटा की जगह भी हम 1/kT रख दें तो ये 2kT आ जाएगा, ये 2 पहले से लगा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, इनटू ये फाइनली आपका ये फॉर्मूला हुआ, इसको मिटा दो ऊपर वाले को, फाइनली आपका हो गया NVDP इक्वल टू मैं लिख रहा हूं b स्क्वायर e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2kT इंटू dv। ये dv हमने कैसे लिख दिया, ये जो dp था इसको भी हमने p को mv रख के dv में कन्वर्ट कर दिया था, तो कन्वर्ट करने के बाद एक्चुअल में क्या आया था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो फाइनल फॉर्मूला है, ये एक्स्ट्रा कैपिटल B आपको दिख रहा है, B हमने किसकी जगह पे लिख दिया है, B हमने लिख दिया है where B इक्वल टू है 4 पाई AVMQ अपॉन H, इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन हमने जब किया था, जैसे आप कहते हो dp इक्वल टू mdv भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो हम dp लेके चले थे, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, ये वाला यही फॉर्मूला है बेसिकली स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सवेल के अनुसार। कोई डिफिकल्ट नहीं, सिंपल हमने एक एज्यूम किया फेज स्पेस में सिस्टम को, पार्टिकल्स को उसके अंदर, उसको हमने सेल्स में एज्यूम जैसा करते हैं किया, जोन में बांट लिया, उसमें से हमने जीआई जोन ले लिया, ठीक है, और उसमें जो है उसकी संख्या कितनी होगी ये जानने की कोशिश की। तो जीआई जो है हमने जो टोटल वॉल्यूम लिया था जोन का वो 6 इंटीग्रेशन लगाए, dx dy dz dpx dpy dz, और एक सेल के वॉल्यूम h³ से डिवाइड कर दिया, जहाँ पे dx dy dz जो 3 इंटीग्रेशन के साथ लिया उसको हमने कैपिटल B लिख दिया उस वो वॉल्यूम, और जो ट्रिपल इंटीग्रेशन dpx dpy dpz है
उसको हमने डायरेक्टली यूज किया, चूंकि पहले कर चुके हैं 4 पाई पी स्क्वायर dp। पी स्क्वायर की जगह पे हमारा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा और dp से भी एम dv आ जाएगा, तो एम क्यूब जो दिख रहा है ना इसमें फॉर्मूले में वो उसी से बन गया है सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो जब हमने उसको रख लिया तो दूसरी तरफ ni का हमने फॉर्मूला लिखा था जो कि nv dv के बराबर हमने सब्स्टिट्यूट किया था, और a gi e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन स्क्वायर लिखते हो, बीटा को 1/kt और एप्सिलॉन i को हाफ mi vi स्क्वायर लिख दिया, m vi स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद इस रूप में हमने इसको प्रस्तुत कर दिया है जहां पे कैपिटल B इक्वल टू ये कर लेंगे। आप थर्ड ईयर में हो इतनी मैथमेटिक्स, हमको बताना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, आपको करना है, हमें डायरेक्ट करना है कि यू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बिहाइंड दिस डेरिवेशन, वो मैंने समझा दिया है। अब इसमें कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले पे। इन्होंने कहा कि पहले केस डिस्कशन में इन्होंने लिखा है, डिस्कशन में लिखा है पहली चीज इफ b इक्वल टू 0, तो इन्होंने कहा nv 0 आएगा। क्या आएगा? 0। इस फॉर्मूले में v 0 रख दीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाइड है तो nv की वैल्यू 0 आएगी। दैट इज नो मॉलिक्यूल्स हैव जीरो स्पीड। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीरो वेलोसिटी वाला कोई मॉलिक्यूल उसमें नहीं, जीरो स्पीड वाला कोई मॉलिक्यूल उसमें नहीं होता। तो नो मॉलिक्यूल्स है जीरो स्पीड। अब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, और स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, जो mv स्क्वायर अपॉन kt जो होता है इसमें, mv स्क्वायर अपॉन स्मॉल वैल्यू के लिए तो छोटा होगा ही होगा जो भी होगा, लेकिन इस फैक्टर को हमें देखना है। दो चीजें हैं, एक ये चीज है, एक भाई अगर हम v को 0 कर देंगे तो e टू द पावर 0 तो 1 हो जाता है, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, तो 0 हो गया था nv, ठीक है। अब स्मॉल वैल्यू के लिए इसको हम देख रहे हैं, ये तो सबको दिख जाता है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये वेरी वेरी लेस देन स्मॉल वैल्यूज के लिए ये 1 से कम होगा। इसका मतलब है कि लगभग e टू द पावर 0 जैसा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है e पे पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2kt की हम लगभग जो है वैल्यू 1 ले सकते हैं। जब हम इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे स्मॉल वैल्यूज के लिए, तो सिंपली nv जो प्रोपोर्शनलिटी है वो v स्क्वायर के हिसाब से होगी। कैसे होगी? nv प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। समझ में आया? इसको इन्होंने ग्राफ प्लॉट करके भी दिखाया है। जब हायर वैल्यू हो जाएगी उसको भी हम लोग बात करेंगे अभी। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। ये चीज समझ ली आपने? कम जीरो वैल्यू पे तो 0 ही हो गया, जब कम वैल्यू है तो e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2kt लगभग 1 के बराबर होना समझ लीजिए। तो बचा खुचा क्या है? mv प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो अब जो है इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करके देखें, हम x एक्सेस पे ले लेते हैं v को, v माने वैल्यू ऑफ स्पीड, और जो nv है उसको हमने y एक्सेस पे लिया। तो ये देखा गया है कि शुरुआत में वो स्क्वायर का जो ये कैसी है, nv प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर कैसा हो, पैराबोलिक टाइप का होगा, तो ये पैराबोला बनाता हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ये पीक वैल्यू है, आगे का हमने डिस्कस नहीं किया, तीसरे पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो है एक्सपोनेंशियल वाला, अभी ये वाला पोर्शन डोमिनेट कर रहा था, हाई वैल्यू पे ये डोमिनेट करेगा, तो एक्सपोनेंशियल देखा जाएगा। ये इस तरीके का है, पहले ये है पैराबोला की तरह, और उसके बाद जो है ये हो जाएगा। ये एक चीज और
डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। हमने डीवी रेंज ले लिया, डीवी रेंज में क्या ये वी है और ये वी प्लस डीवी है। ये जो संख्या है देखा चलिए एनवी डीवी को बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अब देखिए इसमें फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ वी, तो एम वी स्क्वायर फॉर लार्ज, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसीडरेशन, उसके बाद जो फॉर्मूला स्पीड के लिए है जो हमने लिखा था, इसके बाद यही इंपॉर्टेंट है जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और लो वैल्यू ऑफ वी और स्मॉल वैल्यू, जीरो वैल्यू के लिए, स्मॉल वैल्यू के लिए और लार्ज वैल्यू ऑफ वी। इसमें जो है सीधी बात है एम वी स्क्वायर अपॉन के टी, 2 के टी वेरी ग्रेटर देन 1 हो, तो एम वी प्रोपोर्शनल टू सीधे हो गया, क्योंकि यही डोमिनेट करेगा, प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी चलेगा। ठीक है, शुरुआत में इसकी डिपेंडेंस नहीं थी, जीरो के लिए भी नहीं थी और स्मॉल वैल्यूज के लिए नहीं थी। हाई वैल्यूज के लिए इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपोनेंशियली डिके, माइनस में है ना, ये कर्व दिख रहा है। इन्होंने लिखा भी है, thus with increase in the value of v, nv decreases exponentially। समझ आ रहा है? Thus if we plot nv against v, the curve first rises parabolically, reaches a maximum and then falls exponentially to 0 as shown in figure। ठीक है, as the area under the curve towards right of maximum is greater than to the left। कहने का मतलब है कि इसके इधर वाला एरिया ज्यादा है और इसका इधर वाला एरिया कम है। इसी छोटी छोटी बातों को बन सकते हैं कुछ। दिस इंडिकेट्स दैट द मीन स्पीड v इज ग्रेटर देन vmt। हालांकि अभी हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ी नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे तो इस पॉइंट को और समझेंगे। एक मीन वैल्यू होती है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, एक रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस स्पीड होती है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए आगे पढ़ने के बाद। जो इन्होंने बताया कि जो मीन स्पीड है वो ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से होती है। The area of the shaded curve gives the number of molecules lying in the speed range v and v plus dv। ये पॉइंट भी नोट करो कि v और v plus dv के बीच में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या को इसके एरिया से निकाला जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही था। b का जो वैल्यू है जो हम लोगों ने यहाँ पे मान ली थी, इसकी वैल्यू भी इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाई है, और मैं कैलकुलेट करके डेरिवेशन आना नहीं है, इसकी वैल्यू बेसिकली जो आएगी वो b की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद। डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा हूँ, मैथमेटिक्स ऐसे मिलसी वो अपने आप भी कर सकते हो। 4 पाई m अपॉन 2 पाई के पावर 3/2। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही फॉर्मूला जो है जो इनका है, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b की वैल्यू ये कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा, लंबा चौड़ा दिखने लगेगा, mvdv इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 kT 2 पाई kT पे पावर 3/2। बस ये b की वैल्यू हमने लिख दिया। अब तो वही लिखेगा ऐसा चौकी v स्क्वायर टू द पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2 kT इनटू dt। ये इक्वेशन नंबर इन्होंने 10 दिखाया है, ये हमने सामने रख दिया। ये v की वैल्यू b की जगह पे ये रख दिया और ऐसा कॉपी कर दिया। और अगर हम सिर्फ nv लिखना चाहें तो ये होगा, dv यहाँ से हटाओगे यहाँ से हटाओगे यहाँ से भी हट जाएगा। वही इक्वेशन नंबर 11 है
दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये करा क्यों? सोचोगे कि ये यहीं पर बात खत्म हो गई थी, इसमें टेम्परेचर नहीं दिखाई दे रहा था। टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला जो फॉर्मूला है मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यही है 10th या 11th वाला। इसको हटा दीजिए तो 11th हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर के वेरिएशन का क्या प्रभाव होता है? एक ग्राफ आपने वो बनाया था, अब दूसरा ग्राफ भी देख लीजिए। क्योंकि हमारे वीडियो की रेंज में ही हमें फिगर बनाना है, आगे पीछे नहीं बना सकते, तो यही फिगर बनेगा तो वही नेचर V और NV का ग्राफ जो है ये इवन टेम्परेचर में हो गया, मतलब ये पैराबोला है और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिके है। अगर हमने टेम्परेचर कुछ चेंज में बनाया है इस तरीके से भी होगा, इसी तरीके से ये होगा, है ना। तो इसमें इन्होंने कहा कि T1 इज लेस देन, जैसा पिछले वालों में भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आया था, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही है T3। यानी ये लो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर उससे ज़्यादा है और ये हाई टेम्परेचर पर फ्लैट हो रहा है और पीक की वैल्यू जो है, पीक का मतलब संख्या जो मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस की है, पीक वाली वैल्यू की वो घट रही है। इसको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस ग्राफ को देख के, एक पहले वाले ग्राफ को भी, और कभी कभी एज सच जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें T1 T2 T3 दिखा दिया और इसी के 4 ऑप्शन बना दिए, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, फिर लिख दिया T1 लेस देन T2 लेस देन T3, और एक में लिख दिया T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, नन ऑफ द एबव या ऑल ऑफ द एबव डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस, इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। एक जो है बेसिक की, ये हमारा नेचर क्या है, पार्ट 1 का नेचर कैसा है, पार्ट 2 या पीक के लेफ्ट साइड में कैसा है, पीक के राइट साइड में कैसा है, एरिया दोनों के डिफरेंट है, बाद वाला एरिया ज़्यादा है, पहले वाला एरिया कम है। उसके अलावा ये पैराबोलिक है, ये एक्सपोनेंशियल डिके है, ये भी खास बात है इसमें। तो इस तरीके से ये चीज़ मेरे हिसाब से ख़त्म होती है। और हाँ, एक इसमें और टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन, सिलेबस में मेंशन नहीं है। पार्टीशन फंक्शन पिछले वाले में भी हमने पढ़ाया था, इसका सिर्फ फॉर्मूला रट लीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टीशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही करना होता है ना 2 हिस्सों में, तो जेड कहते हैं ना उसको, जेड से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है जेड का, ये रट लेना कि जो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड्स है उससे रिलेटेड जो पार्टीशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका फॉर्मूला रख लीजिए। ये कभी कभी पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछने का डिपेंड करता है पेपर सेटअप पे। फॉर्मूला पूछ लिया, सही वाला फॉर्मूला कौन सा है, जेड बी अपॉन एच टू 2 पाई एन के टी का पावर 3। हम डेरिवेशन नहीं करते। अब इसमें जो हमारा मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एंड वेलोसिटीज वाला जो हम पोर्शन लेके चल रहे थे, उसमें केवल एक ही टॉपिक बचा है जो नेक्स्ट टर्न पे हम ख़त्म करेंगे। मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि और क्योंकि नई चीज़